नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाई। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं INA सुबह सवेरे। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाई। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो कांकेर से बड़ी खबर है। तो सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। 50 से ज्यादा नक्सली सरेंडर करने वाले हैं। उत्तर बस्तर कमेटी के नक्सली आत्मसमर्पण करेंगे। तो इनामी नक्सली रामधारी भी आत्मसमर्पण करेगा, ऐसा बताया जा रहा है। तो 40 लाख का इनामी नक्सली है रामधारी। महिला कैंप में कर सकते हैं सरेंडर। तो महिला कैंप में ये सरेंडर हो सकता है। ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त। आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर मिल रही है कि 50 से ज्यादा नक्सली सरेंडर कर सकते हैं। पिछले दिनों आपको बता दें कि 200 से ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर किया था। एक बड़ी सफलता लगातार सुरक्षा बलों को और प्रशासन को, सरकार को मिल रही है। इसी बीच एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि 40 लाख का इनामी नक्सली जो है वो सरेंडर कर सकता है। तो कांकेर से ये बड़ी खबर, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 50 से अधिक नक्सली आत्मसमर्पण करेंगे। उत्तर बस्तर कमेटी के नक्सली जो है आत्मसमर्पण करेंगे। तो रामधारी जो नक्सली का नाम है, जिस पर 40 लाख का इनाम भी है, ये सरेंडर कर सकता है। 40 लाख का इनामी नक्सली है रामधारी। महिला कैंप में सरेंडर कर सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पिछले दिनों भी बड़ी सफलता मिली थी। कई नक्सली जो आत्मसमर्पण करते हुए नजर आए थे। बस्तर में माओवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों की कार्रवाई तेज हो गई है। अब तक 200 से ज्यादा नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा से जुड़ने का फैसला किया है। अब केंद्र सरकार ने बची हुई नक्सली लीडरशिप को भी घेरने की रणनीति बना ली है। माओवादियों के पास अब सिर्फ 7 से 8 CC और पोलित ब्यूरो सदस्य बाकी हैं, जिनमें देवजी, गणपति और हिड़मा प्रमुख हैं। इन नेताओं की लोकेशन और जानकारी सुरक्षा बलों को मिल चुकी है। सरकार ने अपील की है कि ये नक्सली भी आत्मसमर्पण कर पुनर्वास योजना का लाभ ले और शांति से जीवन बिताएं। अभी वर्तमान की परिस्थिति में CP मोदी संगठन का पोलिट ब्यूरो मेंबर में देखे जाएगा देवजी, गणपति है और बिसिर मिश्रा। इस प्रकार मात्र 3-4 जो टॉप लेवल का पोलिट ब्यूरो मेंबर और जैसा 4-5 जो सेंट्रल कमेटी मेंबर है जो अभी सक्रिय है, उसमें लगभग 70% जो दंडकारण्य स्पेशल जोन एरिया कमेटी में और बाकी जो कैडर्स झारखंड या उड़ीसा अन्य जो सीमावर्ती क्षेत्र में उनका लोकेशंस प्राप्त होते हैं। सभी स्टेट से भी हमारा कोऑर्डिनेशन है, सूचना का आदान प्रदान लगातार करते आते और आने वाले समय भी हमारा जो कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के माध्यम से इन सेंट्रल कमेटी मेंबर्स तक भी पहुंचकर उनके खिलाफ भी विधिवत कार्रवाई करने के लिए भी सभी एजेंसीज, सभी सिक्योरिटी फोर्सेस सक्षम है। छत्तीसगढ़ में नवंबर के अंत में होने वाली DG कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवा रायपुर में नवनिर्मित स्पीकर हाउस में ठहरेंगे। अब इस दौरान PMO यानी कि प्रधानमंत्री कार्यालय का संचालन यहीं से होगा। अब DG कॉन्फ्रेंस में PM के साथ आने वाले अन्य विशिष्ट अतिथि कहां ठहरेंगे, उनके रहने के लिए कहां तैयारियां की जा रही है, ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ में 28 से 30 नवंबर तक पहली बार DG कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए देश भर से 250 से अधिक वरिष्ठ अफसर छत्तीसगढ़ आएंगे। 28 से 30 नवंबर तक नवा रायपुर में होगी DG कॉन्फ्रेंस। PM मोदी, अमित शाह, NSA अजित डोभाल होंगे शामिल। सभी राज्यों के DGP, IG समेत 250 अफसर लेंगे हिस्सा। नवा रायपुर के नवनिर्मित स्पीकर हाउस में रहेंगे PM मोदी। 3 दिनों तक यहीं से प्रधानमंत्री कार्यालय का संचालन होगा। अमित शाह और अजित डोभाल भी शासकीय भवनों में ठहरेंगे। PMO के निर्देश पर शासकीय भवनों में की जा रही व्यवस्था। कई भवन रात्रि विश्राम के लिए अनुकूल नहीं, वहां किए जा रहे बदलाव। केंद्र सरकार के खर्च पर किए जा रहे भवनों में रेनोवेशन। मंत्री खुशवंत साहेब के नए बंगले का भी हो सकता है उपयोग। रायपुर और नवा रायपुर के भवनों को किया जा रहा तैयार। प्रधानमंत्री कार्यालय ने मितव्ययिता को ध्यान में रखते हुए शासकीय भवनों में ही अफसरों के ठहरने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। इसलिए कॉन्फ्रेंस से पहले सरकारी संस्थानों के कमरों को सर्व सुविधा युक्त बनाया जा रहा है, ताकि उसमें ठहरने वाले उच्च पदस्थ अफसरों को कामकाज में किसी तरह की दिक्कत न हो। यह देखने वाली बात होगी कि कम समय में कैसे शासकीय भवनों को अतिथियों के ठहरने लायक बनाया जाता है।
रायपुर से गौरव शर्मा की रिपोर्ट। इधर छत्तीसगढ़ के रजत जयंती समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि होंगे। 5 दिनों के इस कार्यक्रम में पीएम की मौजूदगी को देखते हुए बड़ा बदलाव किया गया है। अब राज्योत्सव के शुभारंभ के साथ होने वाला पदक अलंकरण समारोह अब समापन के अवसर पर होगा। तो राज्योत्सव का कार्यक्रम कैसा होगा, कौन कौन से बदलाव किए गए हैं, ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष में 5 दिनों तक राज्योत्सव का आयोजन किया जा रहा है। राज्योत्सव का शुभारंभ 1 नवंबर को पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे। वहीं समापन समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति राज्योत्सव में छत्तीसगढ़ के विभूतियों के पदक अलंकरण समारोह में भी शामिल होंगे। विभिन्न विभागों द्वारा 36 विभूतियों को हर वर्ष सम्मानित किया जाता है। पहले ये सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होना था, लेकिन समय और सुरक्षा को देखते हुए ये कार्यक्रम समापन के अवसर पर किया जाएगा। समापन समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन की मौजूदगी में लगभग 38 विभूतियों को सम्मानित किया जाएगा। राज्योत्सव को लेकर नवा रायपुर में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। खास बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम और राज्योत्सव के लिए कई अन्य जिलों के कलेक्टर्स को भी जिम्मेदारियां सौंपी गई है। साथ ही शासन के वरिष्ठ अधिकारी भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। राज्योत्सव के समापन पर 5 नवंबर को होगा पदक अलंकरण समारोह। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन करेंगे विभूतियों का सम्मान। पीएम के दौरे में समय की कमी और सुरक्षा को देखते हुए निर्णय। राज्य सरकार ने तेज की रजत जयंती समारोह की तैयारियां। राज्योत्सव मेला स्थल पर मुख्य मंच के सामने 3 विशाल डोम बनाए जा रहे। 3 डोम में 60 LED स्क्रीन लगाई जाएगी। मेला स्थल पर लोगों के प्रवेश के लिए 2 द्वार होंगे। मेला ग्राउंड में 1 द्वार विभागीय प्रदर्शनी के लिए होगा। शासन के विभागों के साथ सार्वजनिक उपक्रमों की भी प्रदर्शनी लगाई जाएगी। मुख्य मंच के नजदीक ही डिजिटल प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। मेला स्थल पर प्रधानमंत्री आवास का मॉडल भी बनाया जाएगा। नवा रायपुर में 5 नवंबर को होगा सूर्य किरण टीम का एयर शो। 2 नवंबर की शाम या 3 नवंबर को सुबह पहुंच जाएंगे सभी विमान। 4 तारीख को नवा रायपुर में रिहर्सल। 5 तारीख को 10 से 12 बजे तक सूर्य किरण के करतब दिखाए जाएंगे। सूर्य किरण टीम निर्धारित अभ्यास और सुरक्षा मानकों के अनुरूप प्रदर्शन करेगी। पहली बार राज्य स्थापना दिवस पर रायपुर में होगा सैन्य प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ अपने निर्माण का रजत जयंती वर्ष मना रहा है। इस मौके को यादगार बनाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायपुर में 2 दिनों तक मौजूद रहेंगे। ऐसे में राज्य सरकार की ओर से हर कार्यक्रम के लिए अधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। राज्य शासन के वरिष्ठ अधिकारियों को भी कार्यक्रमों के लिए नोडल अफसर बनाया गया है। सीएम विष्णुदेव साय पीएम के दौरे को लेकर हाई लेवल मीटिंग कर चुके हैं, तो मंत्रीगण पीएम के कार्यक्रम को देखते हुए कार्यक्रम स्थलों का दौरा भी कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ में 1 माह के भीतर 2 बार प्रधानमंत्री मोदी का दौरा होने जा रहा है। राज्योत्सव का शुभारंभ करने प्रधानमंत्री 31 अक्टूबर की शाम छत्तीसगढ़ आएंगे और 1 नवंबर को 5 महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इसलिए सभी कार्यक्रमों की तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। इस बात का विशेष ध्यान भी रखा जा रहा है, कहीं पीएम की सुरक्षा से लेकर कार्यक्रमों के आयोजन में कोई चूक न हो। छत्तीसगढ़ में राज्योत्सव के अवसर पर प्रधानमंत्री आएंगे। वो न सिर्फ कार्यक्रमों में शामिल होंगे, बल्कि छत्तीसगढ़ को कई सौगातें भी देंगे। इस लिहाज से भी राज्योत्सव का कार्यक्रम बेहद खास होने जा रहा है। गौरव शर्मा, NS24/7, रायपुर। इधर भारत के गोल्डन बॉय के नाम से मशहूर जेवलिन थ्रो स्टार नीरज चोपड़ा को एक बड़ा सम्मान मिला है। देश का नाम रोशन करने के लिए उन्हें टेरिटोरियल आर्मी में ऑनरेरी लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और थल सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी ने दिल्ली में नीरज को सितारे लगाकर शुभकामनाएं दी। इससे पहले वही वे सूबेदार मेजर थे। टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल और पेरिस ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा पिछले 9 साल से भारतीय सेना से जुड़े हैं। इसके अलावा एथलेटिक्स में प्रदर्शन के लिए नीरज चोपड़ा को अर्जुन पुरस्कार और खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। आपको बता दें कि साल 2011 में भारत के दिग्गज क्रिकेटर MS धोनी को भी टेरिटोरियल आर्मी में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि मिली है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कई बड़े चुनावी वादे किए हैं। अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि बिहार में हमारी सरकार बनी तो हम जीविका दीदियों को 30,000 वेतन और सरकारी कर्मचारी का दर्जा देंगे। इसके साथ ही उन्होंने ऐलान किया कि हमारी सरकार बनने के बाद सभी संविदा कर्मियों को स्थायी कर दिया जाएगा। साथ ही जीविका दीदियों को दिए गए ऋण माफ किए जाएंगे। तेजस्वी यादव ने वादा किया कि उन्हें ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा और 2 साल तक के लोन पर
कोई ब्याज नहीं लगेगा। तेजस्वी यादव ने महिलाओं के लिए बेटी योजना लाने की घोषणा की है। इसके अलावा उन्होंने मां योजना लाने का भी ऐलान कर दिया है। तेजस्वी ने वादों पर बीजेपी यहां पर उनके वादों पर तंज कसते हुए नजर आ रही है। तेजस्वी केवल सपने दिखा रहे हैं, ये बीजेपी का कहना है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि तेजस्वी के सारे वादे झूठे हैं। उन्होंने कहा कि राजद के राज में बिहार में लूट, हत्या और शराब का कारोबार बढ़ा है। आज हम लोगों ने सबसे बड़ी घोषणा की है कि जितनी भी जीविका दीदी की सीएम है, कम्युनिटी मोबिलाइजर्स है, उनको जो है हम लोग परमानेंट करेंगे और 30,000 रुपए प्रति माह उनको जो है दिया जाएगा। और यही नहीं, जितनी भी जीविका दीदियां हैं जो लोन ली है, इंटरेस्ट जो उनका है, उस इंटरेस्ट को भी जो है हम लोग माफ करेंगे और 5 लाख रुपए तक का बीमा जो है जीविका दीदियों का हम लोग कराने का काम करेंगे। तो जीविका दीदियां कौन है? बिहार रूरल लाइवलीहुड्स प्रोजेक्ट का ये हिस्सा है जिसका जिक्र तेजस्वी यादव ने किया है और इसे जीविका के नाम से जाना जाता है, जिन्हें यहां पर परमानेंट करने की बात तेजस्वी यादव कह रहे हैं। ये वो महिलाएं हैं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाती हैं और गांव-गांव में गरीब परिवारों को इस ग्रुप से जोड़ा जाता है। तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप है और गांव-गांव में गरीब परिवारों को इससे जोड़ा जाता है। स्वरोजगार के लिए जीविका दीदियां जो है वो प्रेरित भी करती हैं। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि बिहार के चुनाव में आखिर जीविका दीदी इनका जिक्र क्यों हो रहा है। रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए भी इनकी मदद ली जाती है। ग्रुप के जरिए महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जाता है क्योंकि ये सेल्फ हेल्प ग्रुप है। तो ग्रामीण महिलाओं को लोन दिलाना, बिजनेस सिखाना, ये तमाम कार्य जो है वो इसके अंतर्गत होते हैं। अब सामाजिक मुद्दों जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन पर जागरूक करना, ये भी इनका काम एक तरह से होता है। तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिहाज से जीविका दीदियां जो है वो बेहतर काम कर रही हैं। जन औषधि केंद्र इनकी तरफ से चलाया जाता है, पेड़ लगाया जाता है, डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन में भी जीविका दीदियां जो है वो मदद करती हैं। अब जीविका दीदियां हेल्थ फ्रेंड्स बनकर जन औषधि केंद्र भी चलाती हैं। देश की राजधानी दिल्ली में छठ पर्व से पहले यमुना नदी की सफाई को लेकर शुरू हुआ केमिकल विवाद अब राजनीतिक रंग ले चुका है। यमुना नदी में फैली गंदगी और झाग को लेकर उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दिल्ली सरकार पर निशाना साधा है। यमुना से झाग हटाने के लिए डी-फोमर केमिकल के उपयोग पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने शरीर पर पड़ने वाले प्रभावों की जांच न किए जाने से लेकर गंगा यमुना के प्रदूषण तक का मुद्दा छेड़ा। अब मामले को लेकर उन्होंने सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को घेरा है। आम आदमी पार्टी ने यमुना की सफाई को लेकर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। आम आदमी पार्टी ने कहा कि बीजेपी ने बड़े बड़े वादे किए लेकिन वादे पूरे नहीं हुए। अब दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने भी यमुना की सफाई का वादा किया था, लेकिन वादे के बावजूद यमुना की हालत ने एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए। हालांकि सीएम रेखा गुप्ता का कहना है कि छठ पूजा के लिए श्रद्धालुओं को परेशान होने की जरूरत नहीं है, शासन और प्रशासन ने पूरी व्यवस्था की है। इधर राजधानी रायपुर पुलिस को शर्मसार करने वाले मामले में आईएनएच न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। दुर्ग के कारोबारी से जांच के बहाने कैश से भरा बैग पार करने वाले पुलिसकर्मियों पर निलंबन की गाज गिरी है। कारोबारी की कार से कैश चोरी करने वाले 4 पुलिस आरक्षकों को सस्पेंड कर दिया गया है, वहीं एक आरक्षक लाइन अटैच कर दिया गया है। दरअसल आरोपी सिपाहियों ने दुर्ग में कार चेकिंग करने के बहाने एक व्यापारी की कार से कैश से भरा बैग ही पार कर लिया था। अब ये पूरी घटना जो है वो सीसीटीवी में कैद हो गई। आईएनएच ने इसे प्रमुखता से दिखाया और इसके बाद पुलिस अधिकारियों ने मामले पर संज्ञान लिया और त्वरित कार्रवाई की है। तो जांच के बहाने यहां पर बैग से भरा रुपयों पर हाथ साफ पुलिस ने ही किया था। इस मामले में दुर्ग एसएसपी ने रायपुर एसपी को पेन ड्राइव और पत्र भेजा है।
दिवाली के बाद सोना चांदी के दाम में भारी गिरावट आई है। सोना अपने ऑल टाइम हाई से 5,677 रुपए और चांदी में रिकॉर्ड हाई से 25,599 रुपए सस्ती हो गई है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 22 अक्टूबर को 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 3,726 रुपए घटकर 1,23,907 रुपए के स्तर पर आ गया है। इससे पहले ये 20 अक्टूबर को 1,27,633 रुपए पर था। 17 अक्टूबर को सोने ने 1,29,584 रुपए का ऑल टाइम हाई बनाया था। अब चांदी के दाम 10,549 रुपए घटकर 1,52,501 रुपए प्रति किलो पर आ गए हैं। इससे पहले चांदी 1,63,050 रुपए प्रति किलो थी। वहीं 14 अक्टूबर को चांदी 1,78,100 के ऑल टाइम हाई पर पहुंची थी। अगर साल भर की बात करें तो इस साल अब तक सोने की कीमत 47,745 रुपए बढ़ी है। ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं जिस तरह से सोने और चांदी के दामों में गिरावट मिली है, यानी कि इसे ब्रेक कहा जा सकता है। 31 दिसंबर 2024 को 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 76,162 रुपए का था, जो अब 1,23,907 रुपए हो गया है। चांदी का भाव भी इस दौरान 66,484 रुपए बढ़ गया है। 31 दिसंबर 2024 को 1 किलो चांदी की कीमत 86,017 रुपए थी, जो अब 1,52,501 रुपए प्रति किलो हो गई है। देश भर में 25 से 28 अक्टूबर तक आस्था का महापर्व छठ बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। 25 अक्टूबर की शाम से व्रती महिलाएं 36 घंटे का निर्जला व्रत रखेंगी। इसे लेकर राजधानी भोपाल में तैयारियां जोरों पर है। शहर में बनाए जा रहे 52 अस्थायी घाटों पर साफ सफाई और रंग रोगन का काम जारी है। पूजा स्थलों की बुकिंग भी शुरू हो गई है। भोपाल नगर निगम श्रद्धालुओं को हर सुविधा देने की तैयारी में जुटा है। सूर्य उपासना का पर्व छठ पर्व को लेकर जो है राजधानी भोपाल में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं जवाहर उद्यान है, यहाँ पर जो है घाट बनाया गया है और बाकायदा घाटों पर है जो बुकिंग शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो मठ बनाए गए हैं इस पे लोगों के नाम लिखे गए हैं। यहाँ पर जो है व्रती महिलाएं जो है अपना व्रत रखेंगी और सूर्य को जो ढलता सूर्य है उसको अर्घ देंगी। इसको लेकर है राजधानी भोपाल में 52 जगह जो है अस्थायी घाट बनाए गए हैं, तो उसको लेकर जो है तैयारियां शुरू हो गई। आप देख सकते हैं कि तालाब में जो है साफ सफाई की जा रही है, यहाँ पर व्यवस्थाएं की जा रही हैं। यहाँ पर भी साफ सफाई का काम शुरू हो चुका है, रंग रोगन का काम हो रहा है। इसके अलावा बात करें मरम्मत की जा रही है। अगर कई घाट ऐसे भी हैं जो डैमेज हो चुके हैं उनकी मरम्मत की जा रही है। साज सज्जा का काम किया जा रहा है, शौचालय की व्यवस्था की जा रही है महिलाओं के लिए। इसके अलावा पेयजल की भी जो सुविधा है वो भी की जा रही है। इसको लेकर लगातार जो है नगर निगम के जो सफाई कर्मी हैं वो यहाँ पर जुटे हुए हैं, क्योंकि अब जो है 23 से 28 जो पर्व मनाया जाता है, जिस प्रकार से भोजपुरी समाज के जो लोग हैं बहुत ही धूमधाम से छठ का जो पर्व मनाते हैं, तो उसे लेकर राजधानी भोपाल के नगर निगम ने जो है तैयारियां शुरू कर दी हैं। और अब जो व्रती महिलाएं हैं जिस प्रकार की सूर्य की उपासना करेंगी उसको लेकर तमाम प्रकार की जो तैयारियां हैं नगर निगम कर रहा है। और अब सारी बुकिंग्स जो है वो भी शुरू हो चुकी हैं और अब इस पर्व को लेकर भी राजधानी भोपाल में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। कैमरा पर्सन नितिन के साथ अंजलि सिंह, NS 24/7 भोपाल। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए INS 24/7। नमस्कार।